guys, it's been a long time that we had a session. So, in this particular series of sessions, I would be talking about the current legal knowledge. I am Sakshi, and this is all about the preparation for CLAT 2022. Now, before we move ahead, let me tell you something really important regarding the current legal knowledge कि हम कब से कब तक का पढ़ेंगे. So remember, जैसी CLAT जहां से खत्म हुआ है, वहां से जो नेक्स्ट CLAT होगा, वहां तक का हमें पढ़ना है, ठीक है? तो CLAT खत्म हो चुका है. In this particular session, I would be discussing certain developments in the month of August and a couple of them from the month of July. So without wasting any time, let's get this started here. Now, the first thing that I want you to understand here is the Transgender Person Protection of Rights Act 2019. अब तुम कहोगे कि भाई 2019 का एक्ट अभी क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ. कई बार ऐसा होता है, स्पेशली इन द करंट लीगल पार्ट, कि जो चीजें पहले हो चुकी है, ठीक है, उसे बार बार आगे जाके हमें कहीं ना किसी मैनर में बताना पड़ता है या डिस्कस करना होता है, या फिर उसमें कोई डेवलपमेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे राइट टू प्राइवेसी है. अब राइट टू प्राइवेसी एक बार आ गया, बट वो बार बार अलग अलग केसेस में डिस्कस होता रहता है. तो ट्रांसजेंडर्स का भी यही सीन है. नाउ, बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दिस ऑल स्टार्टेड, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर केस जो आया था 2014 में. सो द केस इज NALSA versus Union of India. Now, this is a 2014 case. Pretty bad handwriting, but yeah. So, 2014 केस का क्या सीन है? 2014 was the first time जब इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल लेवल पे पहली बार एक्नॉलेज किया ट्रांसजेंडर्स एज थर्ड जेंडर. सो नालसा इज अ लैंडमार्क जजमेंट जहां पर हमने डिसाइड किया कि ट्रांसजेंडर्स जो है वो इंडिया में थर्ड जेंडर हैं. सो फॉर मेल्स जैसे हम एम यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए हम एफ यूज करते हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए हम एक्स यूज करेंगे. बट दिस वॉज नॉट द एंटायर थिंग. आपने बोल दिया कि ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर है तो काफी थोड़ी ना है. द एंटायर सोसाइटी ऑफ ट्रांसजेंडर्स हैव बीन शंड. उन्हें हमने कभी जनरल सोसाइटी का पार्ट कंसीडर नहीं किया. हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उन्हें इन जनरल अपलिफ्टमेंट की जरूरत है. सो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड सर्टेन थिंग्स और उसी के बेसिस पे लॉ बनाने की बात हुई थी. फाइनली 2019 में हमने लॉ बनाया, विच इज ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019. अब इसे चैलेंज किया गया है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज चैलेंज? चैलेंज का मतलब है कि इसमें कुछ गड़बड़ है. अब जब ये गड़बड़ है तो हम कोर्ट से एक्सपेक्ट करें कि इधर आप वो गड़बड़ सुधार दो, पूरा लॉ खराब है तो उसको हटा दो, या फिर हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमें सही इंटरप्रिटेशन दे दो. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाट आर द इश्यूज जिसके कारण इसे चैलेंज किया गया है. सो मेजर इश्यूज क्या है? द इश्यूज बीइंग कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वो कंसिडर नहीं हुई. जो पनिशमेंट है ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट, अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस या किसी भी तरीके का कोई ऑफेंस करता है तो वो बहुत नॉमिनल है. ट्रांसजेंडर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी मैनर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्रेशराइज नहीं करेंगे फॉर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी. बट देन देयर आर सर्टेन क्लॉजेस इन दिस पर्टिकुलर एक्ट जहां पे इस तरीके की सर्जरीज की बात हुई है. तो ये सारे मेजर इश्यूज हैं जिसके कारण इस लॉ को चैलेंज किया गया है. चैलेंज करने वाले कौन कौन है? तो इट्स स्वाति बिधान बरुआ, ग्रेस बानू एंड विजयंती वासंती मोगली. All three of them are the activists working for the transgender community. अब ये पर्टिकुलर लॉ तो चैलेंज हुआ है, बट इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे लेवल पे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं. स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट डेवलपमेंट इज बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट. तो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रीसेंट जजमेंट आया. अच्छा, याद रखना, हमें हर केस का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उस केस में अगर कुछ छोटा मोटा फाइंडिंग है, बट वो छोटा मोटा ही डेवलपमेंट सही, अगर हमने उतना पढ़ लिया तो क्या काफी है? हाँ. सो बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली डिसाइडेड दैट ट्रांसजेंडर्स हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. मतलब वो अपनी मर्जी से क्या इस कंट्री में कहीं पर भी रह सकते हैं. यस, दे कैन लिव एनीवेयर दे फील लाइक इन द कंट्री, जस्ट लाइक द अदर सिटीजंस, द मेन एंड द वुमेन. वो जहां चाहे अपनी मर्जी से अलग रह सकते हैं कंट्री में. कोई भी उन्हें जबरदस्ती पकड़ के अरेस्ट करके हरास करेगा, वापस फैमिली के पास भेजेगा, ये सब नहीं कर सकता है. So they have a freedom of movement, they have a freedom to decide where they want to live and how they want to live. The second is
Hyderabad, where they have opened medical clinics फॉर ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पे प्रॉपर हॉस्पिटल्स ने डिनाई कर दिया ट्रांसजेंडर्स को फॉर पर्टिकुलर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये बोलकर कि दैट यू डू नॉट बिलोंग टू द सोसाइटी और हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते, हमारे बाकी पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है। सो हैदराबाद हैव स्टार्टेड टू सेपरेट क्लिनिक्स ओनली फॉर द मेडिकल वेलफेयर or the basic providing basic medical facility to the transgenders in the country. Now, going ahead, there is Kachibowli in Telangana. This is a city near Hyderabad where they have decided to start a community desk. Community desk specially meant for transgenders. Community desk for transgenders. क्या है ये कम्युनिटी डेस्क फॉर ट्रांसजेंडर? सो कम्युनिटी डेस्क का मतलब कि अगर कोई भी ट्रांसजेंडर किसी भी लेवल पे किसी भी मैटर में या किसी भी तरह से उसे परेशान किया गया है, हरास किया गया है, मे बी किसी तरह का कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, द पर्सन कैन अप्रोच दिस कम्युनिटी डेस्क फॉर द सॉर्ट ऑफ रिलीफ। अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स टू अप्रोच टू पुलिस। बहुत सारे ऐसे मैटर्स आए हैं जहां पे पुलिस डिड नॉट सपोर्ट द ट्रांसजेंडर्स, so they have made a separate community desk only for the welfare of the transgenders, that if they suffer any sort of issue they can totally approach that desk and get their matter sorted. So these are the things basically related to the basic transgender community development in the last 1.5 months. Moving ahead, so now this is one case जो जनरली कोई ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बट it became important because time played a major role. So Supreme Court allowed a doctor to pursue higher studies जो डिनाई कर दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो बेसिकली मेडिकल फर्टर्निटी में या इन जनरल ऐसा होता है कि whenever a person wants to pursue higher studies or want to pursue a particular course, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सबैटिकल देते हैं, एक तरीके की लीव देते हैं कि आप चले जाइए छुट्टी पे, अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, वापस आके हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर भी यही था। So this doctor Rohit Kumar, he cleared the exam, and the moment he was about to join a particular medical college for his specific course in the medical field, उतने में पैंडेमिक आ गया, डॉक्टर्स की एकदम से जरूरत पड़ गई, तो जिस हॉस्पिटल में ये काम करते थे वहां के हॉस्पिटल ने इनको छुट्टी देने से मना कर दिया। अब ये मैटर दिल्ली हाईकोर्ट गया। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मैटर था तब सेकेंड वेव चल रहा था, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, डॉक्टर्स का फील्ड में होना जरूरी है, आप अपना एजुकेशन बाद में परस्यू कर सकते हैं। और फिर ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट आया तब तक सेकेंड वेव काफी तरीके से बेटर हो चुका था, एंड अभी जब ये फाइनल जजमेंट आया इसका, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरीके से किसी को डिनाई नहीं कर सकते। सो स्टडी लीव्स वर कैंसल इन अ वेक ऑफ COVID-19, एज आई टोल्ड यू। The appellant, the person who appealed, that is Rohit Kumar, wasn't granted permission to join college even after clearing the entrance exam. और सही बात है, clearing entrance exams are a very difficult task. So if a person has cleared an exam, the person has a right to go and pursue that particular course. Moving ahead, now it is up to married couple to decide which religion to follow. Now you would be wondering कि इसमें बड़ी बात क्या है? ये तो anyway like the couple decides कि वो कौन सा religion follow करना चाहते हैं या नहीं। बट यहाँ पे क्वेश्चन उठा था, द क्वेश्चन वाज रेज्ड बाय जमायत उलेमा ए हिंद गुजरात, एंड ये केस फाइल हुआ था गुजरात हाई कोर्ट में। इसमें क्या डिस्कस किया गया, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ सरला मुदगल becomes a very important case because this was the time when people started converting into Islam so that they can marry more than once. सरला मुदगल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर आप इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, ये अलाउ नहीं होगा, और अगर आपने कन्वर्ट करके इस तरीके से दूसरी शादी की है तो जो सेकंड शादी होगी वो इनवैलिड होगी। नाउ रिफरिंग टू द सेम केस, गुजरात हाईकोर्ट ने क्या डिसाइड किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि ये जो नया बिल है, सॉरी जो एक्ट है, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये रेस्ट्रिक्ट करता है या प्रोहिबिट करता है फोर्सेबल रिलीजियस कन्वर्शन बाय मैरिज। ठीक है, सवाल ये है कि फोर्सेबल रिलीजियस कन्वर्शन तो वैसे भी गलत हुआ ना, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि इन जनरल ये लॉ पूरा खराब नहीं है। इन जनरल द एंटायर लॉ इज नॉट बैड, द लॉ डज नॉट वायलेट योर राइट टू रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, nor does it violate article 21, that is right to life.
ना राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है, ना राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। बट यहाँ पर एक चीज है जो हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने तुमको बोला कि जब भी कोई चीज चैलेंज होती है, जब भी कोई चीज कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट कभी कभी गलत इंटरप्रिटेशन में क्लैरिफिकेशन भी देता है। तो यहाँ पे भी यही क्लैरिफिकेशन दिया कि इफ देर इज एन इंटर religion marriage without any coercion of fraud और अलरमेंट दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस। तो कोर्ट ने कहा कि भाई बहुत साफ है, अगर कोई भी ऐसी शादी या कोई कन्वर्शन हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज जहां पे कोई डराना धमकाना नहीं था, फ्रॉड नहीं था, लालच नहीं था, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट जो फ्रॉडलेंट मैनर में होगा, डरा धमका के प्रेशराइज करके होगा, बस वही गलत होगा एज पर दिस पर्टिकुलर लॉ। सो जनरली अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो वो कंप्लीटली इस तरह से कन्वर्ट कर सकता है। मूविंग अहेड नाउ, Kerala High Court says that it's time to revamp the laws and make them secular. Now you would be wondering, the country तो secular है, laws भी तो secular है, but not to every extent, especially when it comes to marriage and divorces. India follows different personal laws for different communities. तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि एक पर्टिकुलर पार्टनर है, सॉरी एक पर्टिकुलर कपल है हु अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, जब ये डाइवोर्स का केस कोर्ट में पहुंचा तो डाइवोर्स हैज बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पैंडेमिक के पहले से फाइल हुआ था, पैंडेमिक के बीच में वो अटक गया और अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हो पाया था। तो कोर्ट ने जब इस पर्टिकुलर पूरे मैटर को देखा तो उन्हें रियलाइज हुआ दैट वी नीड टू रिवैम्प इट। हमें रेनोवेट करने की जरूरत है, सोसाइटी बदल गई है, चीजें बदल गई है, और अगर हम पुराने जमाने का ही प्रोसीजर और लॉ फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई पर्सन होगा जिसके साथ इनजस्ट हो रहा होगा। सो रिवैम्प मैरिज एंड डाइवोर्स, मेक इट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सिटीजन्स अक्रॉस रिलीजन एंड कम्युनिटीज। तो आप रिवैम्प करो लॉज को और एक ऐसा लॉ बना दो जो यूनिफॉर्म हो अक्रॉस ऑल द पीपल इन द कंट्री। नेक्स्ट, law should not compel spouse to suffer in a marriage by denying divorce. Yes, agar somebody is having a bad marriage and you want the person to continue with the marriage, तो तुम कहोगे कि यार ये तो उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, the person is being forced to be a part of a bad marriage. But if a person wants to break that tie, move ahead in life, but अगर आप divorce नहीं दे रहे हो तो भी तो क्या है, उसके साथ injust हो रहा है। हाँ, प्लस स्पाउस इन अ मैरिज हैज अ चॉइस नॉट टू सफर। कोर्ट ने जाके एक और बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोल दी कि पीपल हैव फ्रीडम टू वॉलंटरीली चूज देयर पार्टनर। once you're 18 above, you can go ahead and choose your partner and nobody can stop you. But if you want to separate from that partner, क्या वो freedom आपके पास है क्या? नहीं, because it's the court who comes into picture and the matter is something जो court finally decide करता है। तो इसीलिए जो freedom है वो इंसान के पास होना चाहिए, इस citizen के पास होना चाहिए, और laws ऐसे होना चाहिए जो समय के साथ बदले। यही केस को आगे जाके दो तीन चीजें और डिस्कस की कोर्ट ने इन अ मैटर ऑफ अ वीक। तो केरला हाईकोर्ट ने क्या डिस्कस किया, दैट मैरिटल रेप शुड बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ये पहले भी कंसीडर होता था बट बार बार इसको रीअफर्म किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मैरिटल रेप। सो मैरिटल रेप का मतलब होता है कि इफ देयर इज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ and husband is indulging in sexual intercourse with his own wife without her consent, उस women के consent के बिना, तो हम कहते हैं it's a case of marital rape. Now this might come as a shock or surprise, but India does not consider marital rape as a criminal offense. और इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे ये कंसिडर किया। कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो मॉडर्न सोशल जूरिस्प्रूडेंस है, जिस हिसाब से लॉज अभी काम कर रहे हैं, spouses in marriages are treated equally, both of them are equally, and husband cannot claim supremacy over the wife on her body, on or her individual status. मतलब यहाँ पे पति आपका देवता नहीं है। The marriage is something where both the husband and wife are on equal footing, और इसीलिए treating wife's body as something owing to husband and committing sexual acts against her will is nothing but marital rape. तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जब भी कोई ऐसा एक्ट करेगा तो दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ मैरिटल रेप। बट देन कोर्ट वेंट अहेड सेइंग दैट व्हाइल मैरिटल रेप इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। मतलब मैरिटल रेप अभी भी इंडिया में ऑफेंस नहीं है, बट क्या इस ग्राउंड पर डाइवोर्स दिया जा सकता है? यस। मूविंग अहेड, child has a right to use mother's surname. Now, this is a Delhi High Court judgment, and
नॉट समथिंग जहां पे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा विच इज मोर रिलेटेड टू पैसेज और द क्लैट पैटर्न, बट एलिट जैसे एग्जाम्स हो गए जहां पे वन लाइनर करंट लीगल नॉलेज क्वेश्चन आते हैं, तो दिस माइट बी अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन. यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया दैट इफ the child is okay, the minor child is okay with the name of the mother is the one who's actually taking care of the child, and she's the one who's raising the child as a single parent. तो यहाँ पे फादर का सिर्फ क्लेम कि जस्ट बिकॉज ही इज द फादर उसी का नाम यूज होना चाहिए, क्या ये सही रहेगा क्या? नहीं. सो if the child wants to use mother's name, they can totally go ahead and use the surname of their mother. Moving ahead. Now, sexual harassment at workplace. So again, I'm going to take you a bit back to understand pehle ki how it all started with the recent development in the law. So it started with विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ये केस आया, ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का. ये केस शुरू हुआ था भनवारी देवी से, ठीक है. सो भनवारी देवी वाज अ सोशल वर्कर and she was somebody who used to work for societal developments like restricting child marriages, preventing female feticide. And one of such instances, she was gang raped by the people of her village because she went ahead and she objected to a child marriage that was taking place. जब ये इंसिडेंट हुआ तो विशाखा एज एन एनजीओ वेंट अहेड एंड फाइल्ड द केस कि भाई अब ये छोटी मोटी मैटर नहीं रह गई है वेर अ वुमन इज somebody who becomes a victim of lurid comments or certain misappropriate actions while she's working. There have been instances जहाँ पे औरतों के साथ इस तरीके के बहुत सारे एक्ट हुए विद इन देयर ऑफिस और बाय देयर कॉलीग्स. तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर लॉ की जरूरत थी जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकेगा. अब जब ये मैटर कोर्ट पे पहुंचा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, द कोर्ट केम अप विद समथिंग कॉल्ड विशाखा गाइडलाइंस. तो कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस बनाई और कोर्ट ने डिसाइड किया कि यस, इट्स अ ह्यूज मैटर दैट हैज टू बी टेकन अप. प्लस हमारे पास इसके लिए क्योंकि अभी कोई लॉ नहीं है, दे रिकमेंडेड पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द लाइन्स जिस हिसाब से विशाखा गाइडलाइंस थी. तो विशाखा गाइडलाइंस के ही ग्राउंड्स पर या उसी को फाउंडेशन में रख के हमने एक लॉ बनाया दैट इज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल. आप किस तरह प्रिवेंट करोगे, आप किस तरह प्रोहिबिट करोगे, और अगर इफ एट ऑल कभी ऐसा केस हो जाता है तो उसको रिड्रेस कैसे करोगे. एंड द लॉ केम इन 2013. तो 2013 में फाइनली ये लॉ आया. नाउ इसका अभी के केस से क्या लेना देना है. सो देयर केम अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विद रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर अराबी, ठीक है. तो यहाँ पे ये था कि भाई जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना चाहिए, दैट इज आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का काम क्या होगा कि आप जो भी पर्सन अक्यूज्ड है उससे बात करो, उसे शोकेस नोटिस भेजो, शो कॉज नोटिस, और फिर आप जानने की कोशिश करो, इन्वेस्टिगेट करने की कि ये एक्ट कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरीके से हुआ, and make a report and submit it to the manager or the organization so that organization can go ahead and take a proper action against the person. ये काम था आईसीसी का. मतलब उन्हें सिर्फ इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बनाना है, उन्हें लोगों को नौकरी से नहीं निकालना है. यहां आईसीसी ने क्या किया, आईसीसी वेंट अहेड एंड एक्चुअली टर्मिनेटेड अ पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पे दिया हुआ है ना, वेर ही डिसमिस्ड बाय आईसीसी. तो जो ये प्रोफेसर था, ही वाज डिसमिस्ड बाय आईपीसी, सॉरी आईसीसी, एंड ही वेंट अहेड, ही चैलेंज्ड दैट. तो यहाँ पे जब सेक्शन 19 को देखा गया, तो जो सेक्शन 19 है ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, वो यही बोलता है कि दैट एवरी एम्प्लॉयर शैल ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट एज अ मिसकंडक्ट अंडर द सर्विस रूल्स एंड इनिशिएट एक्शन फॉर सच मिसकंडक्ट. मतलब अल्टीमेटली एक्शन लेने का काम किसका होगा, इट्स गोइंग टू बी द एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी एक्शन लेना एंड नॉट इन जनरल किसी की भी. तो अगर आईसीसी ऐसा कर रहा है तो क्या आईसीसी अपने पावर से एक्सीड करके काम कर रहा है? हाँ, जो आईसीसी नहीं कर सकता. तो आईसीसी सेक्सुअल हरासमेंट के ग्राउंड्स पर किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं कर सकता. टर्मिनेट करने का काम किसका है? ये काम है एम्प्लॉयर का. मूविंग अहेड, the next is disposal of COVID-19 victims' body as per Parsi last rites. Now the case is filed by the Parsi Surat Parsi Panchayat Board against Union of India.
और यहाँ पे देखो बहुत जेनरिक सा केस है, ठीक है, कि जब कोविड शुरू हुआ तो जो डेड बॉडीज मैनेजमेंट है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइंस निकाली कि भाई जो भी पर्सन कोविड के कारण अपनी लाइफ लूज करता है उसे ईदर बरी किया जाएगा या फिर क्रिमेट किया जाएगा. नाउ पारसी एज अ रिलीजन, एज अ कम्युनिटी, दे फॉलो सम एक तरीके का प्रैक्टिस या कस्टम बोलना चाहिए जिसको बोलते हैं डोक मिनाशिनी, where the body is kept on the tower of silence, where the birds feed on it and the bones are decomposed in a sunlight. जब इस चीज की डिमांड की गई तो कोर्ट ने यही कहा कि आपका यहाँ पे राइट टू रिलीजन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट राइट टू रिलीजन आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है. मतलब हम आपको राइट टू रिलीजन ग्रांट करके इस तरीके का डिस्पोजल ऑफ बॉडीज अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ऑन द पर्पस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर. तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी काम करने से किसी भी तरीके की कोई बीमारी है या कोई इशू है जो बाकी लोगों पे स्प्रेड हो सकता है या वो फ्यूचर में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो क्या हम उस पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? यस. सो कोर्ट डिसाइडेड दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट and take precedence over religious faith and belief of a particular class of community. मतलब जो larger public interest है वो आपके personal community के जो belief है उससे ज्यादा बड़े consider किए जाएंगे, and therefore we will not allow you to dispose the body as per the custom and ritual of your particular community. So with this, I am going to stop with the discussion of these events. I will be seeing you in another session discussing more such development by the High Courts, by the Supreme Court, also regarding any particular bill which has been presented in either of the houses of the parliament or a particular act or an amendment. So till then, रिवाइज दीज इवेंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली जो एक एक महीने में छोटे छोटे इवेंट्स होते जा रहे हैं यही तुम्हारा पूरा करंट लीगल नॉलेज परफॉर्म करेगा फॉर द एंटायर प्रिपरेशन फॉर द एंटायर ईयर. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.